हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं पूछ लूँ। पक्की बात है। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? वेरी गुड, मुझे पता था। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? जी ऊंची आवाज में प्लीज। An agreement enforceable by law is called contract. What do you mean by agreement? Promise plus lot of consideration is called agreement. Okay. और एग्रीमेंट कितनी कैटेगरी के होते हैं? कौन कौन से? सोशल एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ और नॉट? कौन सा? मैरिज एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल होता है? और मैरिज एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल होता है? जब राइटिंग में हो। और दूसरा? जी हाँ जी, रजिस्टर्ड हो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेटा हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन की गई है, तीन मेजर क्लासेस इसमें बनाई गई हैं। नंबर 1 बाय फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के लिहाज से, बाय एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के एतबार से, बाय लीगैलिटी या लेजिस्लेशन। लीगैलिटी के हिसाब से, लेजिस्लेशन के हिसाब से, ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज बनाई गई। इनमें सब कैटेगरीज मौजूद हैं। फॉर्मेशन के लिहाज से बेटा दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक है एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूशन के एतबार से भी दो तरह के मेजरली हैं। एक है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी और एक है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी दो तरह के होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। और लीगैलिटी के हिसाब से, लेजिस्लेशन के हिसाब से इसकी चार ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। जिनमें सबसे पहले आपके पास आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है जी वॉइड, उसके बाद आता है वॉइडेबल और लास्ट में आता है अनइन्फोर्स्ड। वॉइड की दो कैटेगरीज हैं, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और एक वॉइड एग्रीमेंट है। ये वो टर्म्स हैं जो आप लोगों को बार बार देखने को मिल सकती हैं। तो तीन ब्रॉडर कैटेगरीज हैं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, बाय फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन में दो, एक्सप्रेस्ड, इंप्लाइड। बनने के एतबार से एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। एग्जीक्यूशन यानी कि इंप्लीमेंटेशन के एतबार से, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के एतबार से दो, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी में भी दो, यूनिलेटरल और बायलेटरल। उसके बाद लीगैलिटी के हिसाब से कि ये लीगल, इसके लीगल इश्यूज क्या हैं, उसके हिसाब से आपके पास चार कैटेगरीज हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और अनइन्फोर्स्ड। वॉइड दो तरह के नजर आएंगे आपको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। गॉट इट? इनको जरा हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए जी,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर्मेशन के एतबार से हम कहते हैं जनाब एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको बयान कर दिया जाए बाय वर्ड्स ऑफ माउथ या फिर इन राइटिंग, जिसको एक्सप्रेस कर दिया जाए। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो आप जुबानी कलामी करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, उसको हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? दैट इज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग। बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हम बयान करके, जैसे हमने कल एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मार्कर मैंने बेचना था और मुझे 10 रुपए मिल जाने थे। दिस इज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। और अगर यही चीज मैं लिख के दे दूं मेल की सूरत में या हैंड राइटिंग में, आई वॉन्ट टू सेल माई दिस मार्कर फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट? इसलिए आपसे मैंने नहीं पूछा। अगला बंदा क्या कहेगा? यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब राइटिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको बयान कर दिया जाए बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग। द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग। क्लियर? इसके बाद जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखने में नजर आते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं किए जाते, जो पार्टीज के कंडक्ट से, उनके एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। छोटी सी एग्जांपल, आप जनाब गाड़ी पे जा रहे हैं, सिग्नल आया, आपने गाड़ी रोक दी, एक छोटा सा बच्चा आया, उसने आपकी गाड़ी पे शावर किया, पानी, साबुन या कुछ भी मिला हुआ पानी जनाब उसने शावर किया, उसने हल्का सा साइड पे किया, आपने देखा, उसने सारा जो आपकी विंड स्क्रीन है उस पर शावर करके उसको साफ कर दिया और खड़ा हो गया, आपने उसको पैसे दे दिए। उसने कुछ बोला? आपने कुछ बोला? नहीं बोला। उसने इशारा किया साइड पे थोड़ा सा पानी डाल के, और आपका मना ना करना उसकी ऑफर की एक्सेप्टेंस थी। उसका साइड पे पानी डालना ऑफर थी। आप अगर कभी गौर करें, वो साइड पे पानी डाले और आप उसको इशारा कर दें नहीं का, तो वो नहीं करेगा। इसी तरह आप स्टेशन पे गए, स्टेशन पे कुली खड़ा था, आप स्टेशन पे जनाब अपने स्टेशन से, ट्रेन से बाहर आपने सामान रखा, उसने आपका सामान पकड़ा, आपकी तरफ देखा, आपने कुछ भी नहीं कहा, उसने सामान उठाया और लेके चल पड़ा, सामान रखा, खड़ा हो गया, आपने उसको पैसे दे दिए। यहां पे भी क्या है? ना आपने कुछ लिख के दिया, ना आपने कोई बात की कॉन्ट्रैक्ट की। ये चीज आपके पास क्या बन गई? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज आपके पास क्या बन गई? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज जनरेटेड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कि यहां पे एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ना बाय वर्ड्स ऑफ माउथ बताया जाता है, ना ही लिख के दिखाया जाता है, बल्कि अपने एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाय या इनफ्रेड फ्रॉम from conduct of the parties। Inferred from conduct of the parties। इज इट ओके? तो एक्सप्रेस्ड में और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क पता चल गया। एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जिसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं इन वर्ड्स या फिर इन राइटिंग। और इंप्लाइड कौन सा है?
कि जिसमें पार्टीज के एक्शन से, उसके कंडक्ट से हमें पता चल रहा हो कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें एक्सप्रेशन नहीं होते। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब क्या सेकंड कैटेगरी, दैट इज बाय एग्जीक्यूशन, के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के हिसाब से। दो कैटेगरीज है बेटा आपके पास। नंबर वन इज एग्जीक्यूटरी, नंबर टू इज एग्जीक्यूटेड। 10 रुपए हैं आज, लेके आई आप, निकालें 10 रुपए। तुम लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं करना ये मार्केट 10 रुपए के लिए। एक मिनट, 10,000 मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया, गलती होगी भाई। आगे जी, देखिए भाई लोग, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इनको मार्कर बेचूंगा और ये मुझे 10 रुपए देंगे। अभी तक हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं की, दोनों पार्टीज ने भी परफॉर्मेंस करनी है। मैंने अभी इनको मार्कर देना और मुझे पैसे देने हैं। दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पे दोनों पार्टीज ने क्या करने हो, पैसे परफॉर्मेंस करनी हो। या लेट सपोज मैं इनको मार्कर दे देता हूं, मैंने परफॉर्मेंस कर दी, अभी इन्होंने परफॉर्मेंस करनी है, स्टिल इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब तक दोनों से परफॉर्मेंस नहीं हो जाएगी। जब हम दोनों ने परफॉर्मेंस कर ली, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब तक हम दोनों ने भी परफॉर्मेंस नहीं की तो दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एग्जीक्यूटरी। जब तक दोनों परफॉर्मेंस नहीं देंगे, दैट वुड बी कॉल्ड बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। When the performance by both the parties is yet to be done, that is called bilateral executory contract, के दोनों तरफेन से अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हुई। और जब मैंने इनको मार्कर दे दिया, अभी भी एग्जीक्यूटरी है, लेकिन कौन सा, एक बंदे ने परफॉर्मेंस दे दिया और एक ने भी परफॉर्मेंस देनी है। दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? नहीं समझ आई? नहीं आई समझ? पक्की बात है, नहीं आई समझ? दोबारा सुन लो। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जब तक दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस ना दे लें, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टीज ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी, दैट वुड बी कॉल्ड बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दिया, मैंने इनको मार्कर दे दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके? किसमें? एग्जीक्यूटरी में और सेम है दोनों? नहीं, इसमें बायलैटरल का मतलब है कि अभी दोनों ने परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, बायलैटरल का मतलब जिसमें दोनों ने परफॉर्मेंस अभी देनी है, और एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ओके? एग्जीक्यूटरी इटसेल्फ, एग्जीक्यूटरी का मतलब है कि अभी दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने अभी परफॉर्मेंस देनी है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब एक ने परफॉर्मेंस देनी है तो कौन सा एग्जीक्यूटरी होगा? यूनिलैटरल। जब दोनों ने परफॉर्मेंस देनी तो कौन सा होगा? बायलैटरल। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूटेड कब हो जाएगा? जब दोनों के दोनों परफॉर्मेंस दे चुके होंगे। क्लियर? एग्जीक्यूटेड कब होगा? जब दोनों के दोनों परफॉर्मेंस दे चुके होंगे। परफॉर्मेंस फ्रॉम वन पार्टी इज येट टू बी डन। और यहां पे क्या होगा? परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ पार्टीज इज येट टू बी डन।
हाँ जी भाई, क्लियर? हाँ जी बेटा, ओके। अच्छा जी, अब आगे चलें जनाब, लीगैलिटी के हिसाब से इसको मिटा दूं, ये थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, इस वजह से हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट आया जरा, इसको पॉज कर दीजिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लीगैलिटी के पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम कहते हैं जनाब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होने के तमाम एसेंशियल्स फुलफिल करता हो। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स कौन से हैं, एसेंशियल्स क्या हैं, ये हमने डिस्कशन इस पे हमारी होगी। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग द फॉलोइंग एसेंशियल्स। कौन सा जनाब सबसे पहला एसेंशियल, इसको हम लोग एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। आपकी बुक में 5 लिखे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये 10 हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ओरिजिनल है उसके हिसाब से 10 हैं ये। नंबर 1 इज प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहला एसेंशियल क्या है जी, देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हम उसको क्या मान लेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि दोनों पार्टीज की इंटेंशन जो है वो एक बाइंडिंग रिलेशन या लीगल रिलेशन क्रिएट करने की हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जनाब कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी टर्म ना लिखी हो कि जिससे यह जाहिर हो रहा हो कि उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं है। यहां पे लीगल रिलेशन का मतलब है कि अगर कोई एक पार्टी परफॉर्मेंस नहीं देती तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके बाय लॉ उससे इन्फोर्समेंट करवा सकती है। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखें, मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखता हूं जनाब, मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी को कि जनाब मैं अपना प्लॉट जो है वो आपको बेचता हूं फॉर ₹10 मिलियन। 1 करोड़ रुपए के लिए आपको अपना प्लॉट बेचता हूं, लेकिन एग्रीमेंट में ये टर्म लिखी हो, कौन सी टर्म, वी आर नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। अगर ये स्पेसिफिकली लिखा हो वी आर नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब कि जनाब अगर एक पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती। हम दोनों की इंटेंशन है कि जनाब हम मामला अपना कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे, तो लॉ कहता है जनाब फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि पार्टीज की जो इंटेंशन है
वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने की हो, विच मीन्स कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करेगी तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हो, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी इंटेंशन को लेके, तो इट वुड बी एज्यूम्ड कि उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है, ओके। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये लाइन कहीं पे नजर आए, वी आर नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तभी माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट मींस कि दोनों पार्टीज की इंटेंशन है कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करें। क्लियर? यहां तक मसले मसाइल। उसके बाद है जनाब थर्ड नंबर पे लॉफुल ऑब्जेक्टिव, कि कॉन्ट्रैक्ट करने का जो मकसद है वो लॉफुल होना चाहिए, मकसद अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं होना चाहिए, किसी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करने का मकसद नहीं होना चाहिए जिससे कानून आपको मना करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जो हम कहते हैं जनाब फलां बंदे को सुपारी दे दी है, जनाब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी फलां बंदे को कत्ल करना है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये टर्म आपने सुनी होगी मूवीज के अंदर कि जनाब वो फलां बंदा तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, किराए का कातिल। वो क्या करते हैं जी, वो उनको पेमेंट करते हैं कि भाई मैं आपको इतने पैसे देता हूं, फलां बंदे को कत्ल कर दो। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो क्या है, अनलॉफुल है। तो लॉ कहता है कि जनाब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए। गॉट इट? समझ आ गई बात की? फोर्थ नंबर पे है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन, अभी इसके बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं कि कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कोई चीज हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए, इसके बकायदा इसकी डेफिनेशन है कंसीडरेशन की, ओके। तो कंसीडरेशन दोनों तरफ से होगी तभी वो कंसीडरेशन होगी। मैंने अगर आपको पैसे दे दिए और मैं कहूं कि जनाब खुश रहो, ये पैसे रख लो, मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें कंसीडरेशन कंप्लीट नहीं होगी। दोनों लोगों को कुछ ना कुछ चीज मिलनी चाहिए जी, इसलिए मैंने कहा था वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल एग्रीमेंट है, ओके। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसीडरेशन, खुशी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंसीडरेशन नहीं होती, ओके। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब याद है कि नहीं याद, कल वाली बात, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और वो नॉर्मली कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ करते थे, और कमर्शियल एग्रीमेंट में खुशी नहीं होती थी, पैसे का लेन देन होता था। अच्छा जी, फिफ्थ नंबर पे जनाब आपके पास ये नजर आ रहा है बेटा सबको, इसको अगर थोड़ा सा इधर कर दूं तो चलें, बहरहाल इसको इधर लिख देते हैं। फिफ्थ नंबर पे जनाब जो चीज है आपके पास, दैट इज फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है रजामंदी, कि दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हों। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया प्लॉट बेचने का 1 करोड़ रुपए के लिए। प्लॉट कितने का था जनाब, प्लॉट था इस्लामाबाद के ई सेक्टर में, और इस्लामाबाद का ई सेक्टर सबसे पोश एरिया है, जिसमें एक मरला 70 लाख रुपए का है, और प्लॉट था तकरीबन कोई 20 मरले का, 1 कनाल का प्लॉट था, और उसकी कीमत कितनी लगाई, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। हालांकि ये 14 करोड़ रुपए बनती है, उसने कितनी लगाई,
1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए उसने कीमत लगाई और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया? ए ने बी को कहा कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 1 करोड़ रुपया ले लो। सॉरी, इशारा किस चीज का है बताएंगे आपको। किसी को थ्रेट करना। या फिर ए ने बी को कहा कि भाई तुम्हारा छोटा बेटा हम जानते हैं कौन से स्कूल में जाता है, इस्लामाबाद में भी स्कैन है वैसे, तुम्हारा छोटा बेटा कौन से स्कूल में जाता है, किस टाइम पे जाता है, हम जानते हैं, अपने छोटे बेटे से बात कर लो, बात करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। थ्रेट करना। या फिर ए बी का टीचर है, ए बी को कहता है भाई प्लॉट मेरे नाम पे कर दो नहीं तो फेल हो जाओगे। अगर सीए में पास होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो जिंदगी में, तो अपने टीचर की इज्जत करो। टीचर जो कह रहा है वो बात मानो। 1 करोड़ में अपना प्लॉट मुझे भेज दो। समझे बात को? तो कोई भी रीजन कि जिसकी वजह से दोनों पार्टीज की रजामंदी ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्टीज, मिस्टर बी अपनी मर्जी से ये 14 करोड़ का प्लॉट 1 करोड़ में बेच रहा है अपनी मर्जी से, तो हम क्या मान लेंगे कि जनाब इनकी जो कंसेंट है वो क्या है? फ्री है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, आजाद, अपनी मर्जी से होनी चाहिए। क्लियर? समझ आ गई बात की? इसके बाद जनाब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट भी आप इसको कहते हैं कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल भी हों। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल भी हों। मिसाल के तौर पर भाई का क्या नाम था? जिशान भाई। क्या एज है भाई? 18 साल। कोई 19-20 साल का हो। क्या एज है तुम्हारी? 19। तुम्हारा नाम भी जिशान है ना? दानिश। दानिश गुजर। अच्छा जी। भाई साहब जो है 19 साल के, कोई यहाँ पे 17 साल का बच्चा बैठा हो? 17 साल की? 17 की हो? क्या नाम है? हारिस। देखिए भाई साहब, दोनों भाई बैठे हैं आपस में साथ। दानिश भाई 19 साल के, हारिस भाई 17 साल के। कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसकी डिटेल इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में। दानिश भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हारिस भाई के साथ कि हारिस भाई उनको अपना मोबाइल बेच देंगे 1 लाख रुपए के लिए। अब लॉ कहता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दानिश भाई तो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है, ही हैज कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हारिस भाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अभी एज 17 ईयर्स है। अभी वो इस एज में नहीं पहुंचे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। कानून है भाई, कानून है। क्योंकि छोटे बच्चे नादान होते हैं और नादान बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता। इसी तरह से जीशान भाई 19 साल के, 18 साल के, कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हैं। दानिश भाई कुछ मसला हुआ, अल्लाह ना करे कुछ मसला हुआ ऐसा कि जनाब दानिश भाई का दिमाग काम करना बंद कर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि जनाब ये भाई साहब जो हैं ये पहुंचे हुए हैं। इस सिचुएशन में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कानून कहता है कि जिस बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा, जो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड होने के लिए क्या है? कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हों।
इन एसेंशियल्स के ऊपर प्रॉपर एक एक चैप्टर है। जो 9 चैप्टर्स बने हैं ना, वो इन एसेंशियल्स की वजह से बने हैं। ठीक है जी। इसके बाद जनाब पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबल टू परफॉर्म हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि जनाब जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि भाई साहब मैं आपको 10 करोड़ देता हूं, मुझे मेरे परदादा से मिलवा दो। ग्रेट ग्रैंडफादर। अब परदादा तो दुनिया में नहीं है। ए बी को कहता है कि भाई मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूं, मुझे क्या कर दो, मेरे परदादा से मिला दो। बी कहता ठीक है, मसला कोई नहीं, तुम्हें तुम्हारे परदादा से मिला देते हैं। गोली के बगैर बात करते हैं ना भाई। गोलियां दरम्यान में क्यों लेके आ रहे हो? किसने कहा है गोली? सूट नहीं करती यार तुम्हें ये बात। भाई साहब गोलियों से जरा परहेज करें, हम इसलिए तो कानून पढ़ रहे हैं। अच्छा जी देखिए बेटा, एक्सक्यूज मी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कि जनाब ए बी को 10 करोड़ देगा और बी ए को उसके परदादा जो कि दुनिया से चले गए हैं, फोत हो चुके हैं, उनके साथ मिलवा देगा। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। ओके तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। जो लोग वादे करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक दफा ये हुआ भी था, आसमान से एक तारा टूट के गिरा था जमीन पे और एक बंदे ने उसको परचेज करके $25 मिलियन के लिए उसको परचेज किया और अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, ये कहते हुए कि मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको आसमान से तारे तोड़ के दूंगा। देख लें भाई। और वाइफ और हस्बैंड दोनों कौन थे? निग्रो, हबशी। नहीं, हम नॉर्मली निग्रोस को गरीब समझते हैं ना, इसलिए मैंने ये बात की है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम नॉट रेसिस्ट। आगे जी वापस आ जाइए। मैंने इस वजह से बात की कि निग्रोस को हम लोग समझते हैं कि जनाब ये गरीब लोग हैं, बट $25 मिलियन उसने सिर्फ इसलिए दे दिया कि उसने अपनी बीवी को गिफ्ट करना था आसमान से टूटा हुआ तारा। एनीवेज हम कहां पे थे? पॉसिबल टू परफॉर्म। आसमान पे। अच्छा जी इसके बाद 8, नॉट एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून क्लियरली वॉइड डिक्लेयर ना करे। मतलब कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट्स हैं जिनको कानून ने कह दिया कि ये होते ही गलत हैं, होते ही वॉइड है। मिसाल के तौर पर किसी को कारोबार करने से रोकना, किसी को शादी करने से रोकना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, या 4 लोगों के एग्जांपल देते हैं यहां पे, ए बी सी डी। बॉलीवुड की मूवी चल रही है जनाब। ए जो है एक रिच फादर है, सी जो है वो ए की डॉटर है,
बी जो है एक गरीब हीरो है और डी जो है वो भी गरीब है, लेकिन बी डी के साथ शादी करना चाहता है, जैसे बॉलीवुड की मूवीज में होता है, पुरानी मूवीज, मैं 1980s की मूवीज की बात कर रहा हूं। उसमें जनाब एक अमीर बाप होता है और वो कहता है कि जी अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, बताओ कितने पैसे चाहिए। सी चाहती है कि वो बी से शादी करे और एक लौती बेटी है और अपने बाप को कहती है कि जी अगर मुझे बी ना मिला तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी। और ए बी को कहता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वो कहता है जी मैंने तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करनी। ओके, कहता जी फिर, कहता जी मैंने डी से शादी करनी। बी सी कहती है ए को कि अब्बा जी अगर बी ने डी से शादी की तो मैं फिर इस दुनिया से गई, अपनी बेटी को गई समझो। तो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुन ले भाई, ए बी को कहता है कि भाई मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा अगर तुम डी से शादी ना करो। अगर तुम डी से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। ये एग्रीमेंट कर लिया ए और बी ने। बी ने कहा ठीक है, दो 5 करोड़। बी ने जनाब 5 करोड़ ले लिए, उन्हीं पैसों से जाके डी से शादी कर ली। ए भाई साहब पहुंच गए अदालत और जाके कहा जज साहब इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जज साहब ने कहा कैसे? कहता जी मैंने इसको 5 करोड़ दिए थे इसलिए कि ये डी से शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसने डी से शादी कर लिया। तो जज साहब ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, तो एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जी तो फिर तो शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है ना, दैट्स फाइन, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर डी हो तो वो कोर्ट में ये कहते हैं कि मैंने पैसे इसलिए दिए थे कि सी से कर लिया, बी से मना नहीं किया। नहीं, सी से कर ले फिर उसको करनी पड़ेगी शादी। किसी को शादी करने का कि शादी फलां बंदे से, स्पेसिफिक बंदे से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। रोकना गलत है भाई। वो एक इंडिया का एक केस है, वो क्योंकि डिफरेंट बुक्स में ये केसेस लिखे हुए हैं। इंडिया का जनाब एक केस है, उस केस में क्या कर रहा है जी, एक बंदा है वो अपने भतीजे को कहता है कि तुम दुनिया में किसी से शादी नहीं करोगे, उसके बदले में तुम्हें एक प्रॉपर्टी दे दूंगा, क्योंकि शादी तुम एंड पे जन्नत में जाके करना। तो जन्नत में जाके उसने कहा जी शादी कर लेना। मुसलमान था भाई। इंडिया का मतलब ये है, उसमें लाजमी नहीं कि हिंदू ही हो, मुसलमान था कि जनाब तुम जाके जन्नत में हूरों से शादी करना, दुनिया में तुमने शादी नहीं करनी। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो, क्योंकि किसी को शादी करने से रोकना इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। इसी तरह से किसी को कारोबार करने से रोकना कि जनाब तुम इतने पैसे ले लो, मेरे सामने दुकान ओपन ना करो। लेट्स सपोज ए बी को कहता है कि जी मेरे से 5 करोड़ ले लो और मेरे प्लाजा के सामने अपना प्लाजा खड़ा ना करो, और बी वही 5 करोड़ लेके वही उन्हीं पैसों से प्लाजा खड़ा कर दे। तो कानून कहता है कि बिल्कुल ठीक किया उसने, क्योंकि एग्रीमेंट किसी को कारोबार करने से, बिजनेस करने से रोकने का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ठीक नहीं है, वो वॉइड है। गॉट इट? 8 एसेंशियल। उसके बाद जनाब आपके पास नोवा एसेंशियल है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन, सर्टेनिटी। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए। सर्टेन होने का क्या मतलब है कि जनाब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन सी हैं,
किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कौन सी कंडीशंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी मेरे पास ये मोबाइल है, किसी ने परचेज करना है, सस्ता ही है, कौन सा है? 852s 5G, मेरा भी वही है, तू रहने दे। अच्छा जी, मैं कहता हूं जी मेरा मोबाइल, इसको मैं बेचना चाहता हूं, कोई परचेज करेगा इसको, सस्ता ही है, इसमें सर्टेनिटी है, मैं बेचना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है, मोबाइल है, बिल्कुल ठीक है, बेचना चाहता हूं, ओके, सस्ता है, सस्ते से भाई साहब क्या मुराद है, कितना सस्ता है? ₹1,00,000 का। हो सकता है ₹1,00,000 किसी के लिए कुछ भी ना हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो। तो सस्ते का मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी को वो फुलफिल नहीं कर रहा। तो अगर ये एग्रीमेंट हो भी जाता है किसी के साथ इसी बेस पे कि मोबाइल सस्ता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। और लास्ट में जनाब राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको राइटिंग में लिखना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, जैसे कि मैरिज एग्रीमेंट। ठीक है, मैरिज एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है कि वो राइटिंग में भी हो और रजिस्टर्ड भी हो। इसी तरह से अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो स्टैम्प पेपर पे आप लिख के देते हैं जनाब मैं फलां अपनी प्रॉपर्टी इतने रुपए की मालियत जिसके आधे ये होते हैं फलां बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, वो राइटिंग में भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ये 10 के 10 एसेंशियल्स अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पूरे होते हैं तो हम उसको क्या कह देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? कोई पॉइंट कोई चीज़ समझ ना आई हो? ऑल ओके? हाँ जी बेटा, ऑल क्लियर। इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वॉइड, वॉइडेबल और अनएनफोर्स को पढ़ने के बाद अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट हमें चैप्टर 2 से करना, दैट इज प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।